हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने को जा रहे हैं। डेट इज एमटीपी अक्टूबर 2021 के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी। एंड ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन और एग्जाम में 16 मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि हमने देखा कि कंसोलिडेशन के ऑलरेडी जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है एंड जो भी पहले के आरटीपी वगैरह का क्वेश्चन है, लगभग सेम ही क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हो चुका है। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर गुडविल का इंपायरमेंट का भी बात किया जा रहा है। और ऑब्वियसली बात है, हम गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते है ना, एएस में लगाते थे, इंड एस में गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, गुडविल का सिर्फ इंपायरमेंट होता है। तो यहाँ पर इंपायरमेंट का इफेक्ट है एंड कुछ कुछ यहाँ पर जो परचेज कंसीडरेशन दिया गया उसका कुछ इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं है। यानी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और थोड़ा इंटरेस्टिंग है एंड ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्यों ना इससे सिक्योर किया जाए, बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 16 मार्क्स हमारा डेफिनेटली अच्छे से सिक्योर हो जाए। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के रिगार्डिंग और बिजनेस कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी यूट्यूब के अंदर रिविजनरी वीडियो भी डाला हुआ है एंड सारे बिग क्वेश्चन का रिविजनरी वीडियो भी डाला हुआ है। इवन जो कंसोलिडेशन के सारे बड़े क्वेश्चन है उसका हमने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, डिटेल वाला। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, कंसोलिडेशन के सारे आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, वो भी जरूर से देख लीजिएगा। वो देखने पर आपको यहाँ पर क्लैरिटी आएगी, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि पहली पहली बार बाकी कुछ भी नहीं आता और ये क्वेश्चन मैं उठा लूँ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक 4 आवर्स का वीडियो है जहां पर सारे बिग क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस हुए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं वो क्वेश्चन आपको आता है, वो सारी चीजें आपको आती है, तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे। क्योंकि यहां पर हम डिटेल पे जाएंगे पर उतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे कि बेसिक सारी चीजें मैं आपको बताऊं, है ना। तो वो सारी चीज आप देखिएगा। और साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन है, जैसे कि एज यूजुअल पहले भी मैंने आपको बताया, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाएगा, जगाती डिजिटल एजुकेशन आप सर्च करोगे एंड आप उसे जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर भी फ्री लेक्चर्स सेक्शन के अंदर फॉर योर कमिंग एग्जाम, डेट इज दिसंबर एग्जाम के लिए कितने सारे रिविजनरी वीडियो वहां पर अपलोडेड है, वहां से आराम से आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं एप्लीकेशन का भी लिंक दे दूंगा और इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से एमटीपी अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन नंबर 3 भी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड मजा आएगा हमें करके, फटाफट से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2001, देखिए 2001 1 अप्रैल ए लिमिटेड ने एक्वायर किया 80% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। यानी एस लिमिटेड का 80% एक्विजिशन हो गया, मतलब कंट्रोल आ गया। और 20% यहां पर क्या हो गया, 20% यहां पर एनसीआई वालों का हो गया, है ना। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज 20%। ऑन एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट पे शेयर कैपिटल और रिजर्व एस लिमिटेड का हमें बता दिया 5 लाख एंड 1,25,000 रेस्पेक्टिवली। तो जैसे कि हमें पता है एक्विजिशन डेट पे हमें आइडेंटिफाइबल नेट एसेट जानना होता है ना। एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट जानना होता है। पर अगर मान लीजिए कोई फेयर वैल्यू वगैरह दिया हुआ नहीं, तो जो आपके बुक वैल्यू है हम उसी को फेयर वैल्यू मान लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, नेट एसेट जो है वो कैसे आएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से हमारा नेट एसेट आता है। और मैंने आपको पिछले जहां पर टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन में 4-5 कराया था, वहां पर मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जो शेयर होल्डर फंड है वही नेट एसेट्स है, क्योंकि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी जो नेट एसेट्स होता है वही शेयर होल्डर फंड होता है। यानी शेयर कैपिटल और रिजर्व को हम मान सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। हाँ, लेकिन अगर इसके अंदर कोई फेयर वैल्यू का कुछ चेंज है, फेयर वैल्यू आपका कुछ दिया हुआ है, तो उसका इफेक्ट हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि एक्विजिशन डेट पे हम आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स को कैरिंग अमाउंट पे नहीं लेते, फेयर वैल्यू पे लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, यहां तक तो मुझे क्या पता चला, शेयर होल्डर फंड कितने का है, शेयर कैपिटल 5 लाख का है एंड रिजर्व एंड सरप्लस आपका 1,25,000 का है। तो अगर मैं यहां पर एक बार लिखता हूं आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, तो मैं इसके अंदर लिखूंगा शेयर कैपिटल 5 लाख का, साथ ही साथ आपका जो रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व जो है सब्सिडरी का 1,25,000 का है। तो अभी तक तो चलिए, तो अभी तक तो यहां तक हमें समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं। ए लिमिटेड ने पे किया इनिशियल कंसीडरेशन और रुपीज 10 लाख, यानी कैश में 10 लाख रुपीज कंसीडरेशन दिया, परचेज कंसीडरेशन। इसके अलावा इन्होंने 2 लाख शेयर्स भी इशू किया है, जिसका नॉमिनल वैल्यू 1 रुपीज है और करंट मार्केट वैल्यू 1.8 पर शेयर है। यानी 2 लाख शेयर्स इशू किया एट द रेट 1.8, यानी कितना हो गया परचेज कंसीडरेशन, 2 लाख इंटू 1.8, 3,60,000। हाँ, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि 1 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू तो शेयर कैपिटल का हिस्सा होगा, 2 लाख इंटू 1 2 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल होगा, बाकी सारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है, हमें पता है। 2 लाख इंटू 0.8 यानी 1,60,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। फिर आगे, इट वॉज ऑल्सो एग्रीड डेट ए लिमिटेड वुड पे फर्दर सम ऑफ 5 लाख रुपीज आफ्टर 3 ईयर्स। यानी आज नहीं दिया जाएगा, 3 साल के बाद दिया जाएगा। क्या ये कंटिजेंट कंसीडरेशन है? जी नहीं, ये कंफर्म दिया जाएगा। तो यहां पर ऐसा नहीं कि कंटिजेंट कंसीडरेशन इसका हम फेयर वैल्यू निकालेंगे, ये यहां पर ऐसा नहीं बोला कि हम बाद में कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे तब देंगे, नहीं।
आपको दिया ही जाएगा 5 लाख रुपीज, पर आज नहीं, 3 साल के बाद दिया जाएगा। तो हम इसे प्रेजेंट वैल्यू में लाइबिलिटी को दिखाएंगे और हर साल इस पे अनवाइंडिंग करेंगे डिस्काउंट का, है ना, यानी जिस डिस्काउंट रेट से पुल करेंगे वो डिस्काउंट रेट हर साल इस पे चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए डिस्काउंट रेट हमें दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का दिया हुआ है, यानी 10% के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमें डिस्काउंट रेट दिया हुआ है। तो यानी आप देखिए ना 5 लाख रुपीज कब है, आज की 3 साल बाद, 3 साल बाद। तो हम क्या करेंगे, 5 लाख रुपीज को पुल करेंगे, यानी आप कैलकुलेटर में कर सकते हो 5 लाख डिवाइडेड 1.10 इक्वल 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 3 बार लगाओगे, है ना, तो उससे जो वैल्यू आएगा वो आप ले लोगे। बट जबकि यहाँ पर थर्ड ईयर का आपको दिया हुआ पीवी फैक्टर, है ना, तो हम 5 लाख को सीधा 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पीसी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे, आगे देख लेते हैं फिर भी। द शेयर्स एंड डेफर्ड कंसिडरेशन हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय ए लिमिटेड। अच्छा, ए लिमिटेड ने जो शेयर्स इशू किया वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो ए लिमिटेड ने शेयर्स इशू किया है ना, अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ बैलेंस शीट में। और जो डेफर्ड कंसीडरेशन है ये 5 लाख रुपीज का, ये भी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। मतलब जो कैश वाला इफेक्ट आ चुका है, जो कैश का पेमेंट किया है इन्होंने। देखिए पीसी में 3 चीज दिया जा रहा है, मैं आपका बिजनेस एक्वायर कर रहा हूं, आपको पीसी में 3 चीज दे रहा हूं, एक कैश दे रहा हूं, दूसरा शेयर्स दे रहा हूं, तीसरा वादा कर रहा हूं कि 3 साल के बाद 5 लाख रुपीज दूंगा, जो कि मेरे लिए आज लाइबिलिटी है प्रेजेंट वैल्यू में। तो मैंने कैश का तो एंट्री कर दिया अपने बुक्स में, लेकिन मैंने 2 चीज यानी शेयर्स और लाइबिलिटी का अभी तक एंट्री नहीं किया। तो आप देखोगे इनके बुक्स में भी तब शायद इन्वेस्टमेंट उतना ही दिखाया जाएगा, 10 लाख ही दिखाया जा रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि इन्होंने कैश में 10 लाख रुपीज दिया, ये इन थाउजेंड से, इन 000 से, मतलब 1000 यानी 10 लाख रुपीज हुआ। तो 10 लाख रुपीज तो इन्होंने शो कर दिया जो कैश में दिया, बाकी शेयर्स और लाइबिलिटी अभी तक इन्वेस्टमेंट में शो नहीं किया, तो उसका हम इफेक्ट डाल देंगे बैलेंस शीट में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ, नीचे देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन the fair value of S Limited's plant exceeded its book value by rupees 2 lakh. द प्लांट हैड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एट दिस डेट। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने बता दिया कि एक्विजिशन डेट पे प्लांट का बुक वैल्यू जो वो इंक्रीज होगा, कितने से, 2 लाख रुपीज से इंक्रीज होगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 6,25,000 नहीं, इसके अलावा और भी 2 लाख रुपीज है, क्योंकि ये तो कैरिंग अमाउंट पे, अगर कोई फेयर वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता हम इसी को ही मान लेते। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन में हमने देखा था फेयर वैल्यू का कोई जिक्र नहीं था, तो जो आपके शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस जो एक्विजिशन डेट पे, उसी को हम फेयर वैल्यू मानते हुए, प्री एक्विजिशन शेयर वगैरह मानते हुए हम क्या करते थे, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल लेते थे। तो मेरी बात सुनिए, एक्विजिशन डेट पे ये नेट एसेट्स नहीं, इसके अलावा हमें ये 2 लाख भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना कि आपका प्लांट 2 लाख से एक्विजिशन डेट पे बढ़ रहा है, और एक्विजिशन डेट पे अगर प्लांट 2 लाख रुपीज से बढ़ेगा, अगर एक्विजिशन रेट पे प्लान 2 लाख रुपीज से बढ़ेगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका शेयर होल्डर फंड यानी नेट एसेट्स भी 2 लाख रुपीज से बढ़ेगा। और ऐसे भी हम आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू में लेते हैं। तो यहां पर मैं ले लूंगा 2 लाख रुपीज जो प्लांट का इंक्रीमेंट है। तो अल्टीमेटली अगर ये लेने पर फिर क्या आएगा, देखिए तो यहां पर अल्टीमेटली आ जाएगा आपका 8,25,000। ये हमारा आ गया क्या, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स फेयर वैल्यू में हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने फेयर वैल्यू इफेक्ट भी इसके अंदर डाल दिया। चलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमने ये कर लिया। अभी मैं क्या चाहता हूं पता है, सबसे पहले मैं ये चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं एक लाइन खींचूंगा, चलिए। तो यहां पर सबसे पहले वर्किंग नोट्स में हम डेटा लिखेंगे, सिंपल सिंपल वर्किंग नोट्स बनाएंगे, और फिर हम अपना बैलेंस शीट बनाने लग जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं। तो सबसे पहले मैं 1 बनाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन का कैलकुलेशन करूंगा। मैंने कहा कि मैंने कैश, चल इन थाउजेंड से, सारे आपके थाउजेंड्स में लिखते हम अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्होंने भी सारे फिगर थाउजेंड्स में लिखे हैं ना। देखिए इनका फिगर सारा जो है ये थाउजेंड में, तो हम भी उसमें कर सकते हैं, चलेगा। अदरवाइज आप पूरा फुल फिगर लिखो तो भी चलेगा। तो कैश दिया 10 लाख रुपीज, इन थाउजेंड्स में फिगर लिख रहे हैं, तो क्या मैं कैश यहाँ पर 1000 लिख सकता हूँ, 1000 और ये 000, यानी 10 लाख रुपीज हो गया आपका, ये कैश इतना हो गया। फिर शेयर, जो शेयर इशू किया गया है कितना दिया गया, 2 लाख। शेयर दिया गया एट द रेट 1.8 में दिया गया 2 लाख शेयर, यानी कितना हो गया, 3,60,000।
यानी 360 यहाँ पर लिख दिया 000 में, है ना। और इस 3,60,000 में ये ध्यान रखिएगा आप कि आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि शेयर कैपिटल में जाएगा इफेक्ट आपका 200 का, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में इफेक्ट जाएगा 160 का, मिला के 360 हो गया आपका ये, है ना। फिर आगे हम क्या दे रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी लिखेंगे। देखिए हम पैसे कितने देंगे, हम पैसे देंगे 5 लाख रुपीज, आज नहीं 3 साल के बाद 5 लाख रुपीज देंगे। 5 लाख रुपीज अगर 3 साल के बाद देंगे तो आज का प्रेजेंट वैल्यू में 0.75 से पुल करना है। आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, पर इन्होंने दिया तो ये लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो ये आएगा 3,75,000 यानी 375 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये पीसी दिया जाएगा यहाँ पर, टोटल ये 3 ही पीसी दिया जा रहा है, 3 फॉर्म में हम पीसी दे रहे हैं। तो इसका टोटल कितना आएगा 13, 1600, 1735, यानी देयरफॉर हमने पीसी निकाल लिया, पीसी निकाल लिया 1735। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बैलेंस शीट में इन्होंने क्या कहा कि शेयर्स और डेफर्ड कंसीडरेशन को इन्होंने अभी तक बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया। अब मेरी बात सुनिए, ये बैलेंस शीट कब का है, ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2003 का है। एक्विजिशन कब हुआ था, 1 अप्रैल 2001 को एक्विजिशन हुआ, यानी 1 अप्रैल 2001 को एक्विजिशन हुआ, और ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2003 का 2 साल के बाद का बैलेंस शीट है। तो मेरी बात सुनिए जरा, यहां पर अब एक बार हम ये समझते हैं कि 1 अप्रैल 2001 का बैलेंस शीट, एक बार ऐसा समझते हैं, और हम इस पे क्या करेंगे, जो हमारा पीसी दिया गया था उसका इफेक्ट इन्होंने नहीं डाला, इन्होंने कैश का इफेक्ट तो डाल दिया। देखिए इन्वेस्टमेंट इन्होंने बढ़ाया 1000 से, और कैश में भी इफेक्ट डाला होगा पक्का। अब इन्होंने 2 इफेक्ट नहीं डाला, कौन सा, एक तो शेयर्स का इफेक्ट नहीं डाला, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी का इफेक्ट नहीं डाला। तो पहले हम शेयर्स का इफेक्ट डाल लेते हैं। शेयर्स के नाम पे कितना दिया इन्होंने, 3,60,000 दिया। तो शेयर्स के नाम पे अगर ये 3,60,000 देंगे तो इनका इन्वेस्टमेंट 3,60,000 से बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, मैं जो भी पीसी दूंगा वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट कॉस्ट में दिखाया जाएगा ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट कॉस्ट में दिखाया जाएगा। इसमें हम 3 चीज दे रहे, कैश प्लस शेयर्स प्लस लाइबिलिटी। तो जितना जितना हम पूरा यानी जितना पीसी देंगे वही तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्म में दिखाया जाएगा, यानी 360 भी इसका हिस्सा आ रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारा क्या होगा पता है, शेयर कैपिटल देखिए 2000 जो है ना ये वाला, हम शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब नए से शेयर इशू करेंगे, ऑब्वियसली बात है। अरे उनके शेयर से हम खरीद रहे हैं, उनके शेयर होल्डर से। अपना अगर मैं शेयर दूंगा तो नया शेयर इशू करना पड़ेगा ना, है ना। तो मैं कंपनी और शेयर इशू कर रहा हूं उनको, मैं कितने शेयर इशू कर रहा हूं मैं उनको, देखिए 2 लाख शेयर इशू कर रहा हूं, 2 लाख शेयर इशू कर रहा हूं एट द रेट 1.8। तो 2 लाख शेयर इशू करूंगा मतलब क्या, इन थाउजेंड से फिगर्स, यानी 200 हो गया। 2 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच आपका हो गया, यानी ये वाला हो जाएगा 2000 की जगह कितना, यानी आप लिख सकते हो 2000 प्लस 200, 2200। 200 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि लैक्स इन थाउजेंड्स में फिगर है सारे। तो आपके 2 लाख इंटू 1 2 लाख आ जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल तो हम इतने दिखाएंगे 2 लाख इंटू 1, यानी मैं यहां पर तो पूरा लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा 20 लाख तो पहले से था ही, प्लस 2 लाख और आ गया, है ना। ये क्या है, 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 1 ईच, है ना, नॉमिनल वैल्यू। बाकी जाएगा कहां पर, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे हमारा यहां पर फिगर आएगा, किसका किसका बुक्स में आएगा, ये एच ए लिमिटेड का, पेरेंट के बुक्स में आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का आएगा, 160 का आएगा, क्योंकि 1,60,000 है ना, तो 160 आपका आ गया। यानी कहने का मतलब देखिए, मैंने 360 यहां पर बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट को 360 से बढ़ाया, और शेयर कैपिटल को 200 से बढ़ाया, और 160 से सिक्योरिटीज प्रीमियम को बढ़ाया। तो मैं यहां पर एक बैलेंस शीट छोटा सा बना देता हूं। देखिए बैलेंस शीट में मैं क्या करूं, इन्वेस्टमेंट मेरा 360 से बढ़ रहा है, इसके नाम का मेरा शेयर कैपिटल जो है ये 2 लाख से बढ़ रहा है। चलिए इन्वेस्टमेंट भी पूरा लिखता हूं यहां पर मैं, है ना। और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ये 1,60,000 से बढ़ेगा, बस खत्म। तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री दिखा दिया मैंने, शेयर्स जो हमने इशू किया, है ना, और इसका इफेक्ट भी मैंने बैलेंस शीट के अंदर डाल दिया। इन्वेस्टमेंट को 360 से बढ़ा दिया, और शेयर और सिक्योरिटीज प्रीमियम को बढ़ा दिया। अब एक और बात है, एक और क्या, लाइबिलिटी वाला इफेक्ट है। तो लाइबिलिटी भी तो हमारा बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटी के नाम पे हमारा पीसी कितना बढ़ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू में 3,75,000। तो 3,75,000 हमारा और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और ये इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको पता है क्या होगा, लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगा, जबकि 3 साल के बाद देना है, यानी 12 मंथ्स के बाद, आफ्टर 12 मंथ्स है ना, 3 साल के बाद देना, यानी नॉन करंट होगा, करंट नहीं होगा। यानी ये 3,000 में प्लस 375 हो जाएगा,
ये 3000 में प्लस 375 हो जाएगा। मतलब मैंने एक और बैलेंस शीट अगर बनाना है लाइबिलिटी का, तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट 375 से बढ़ेगा, 3,75,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और साथ ही साथ मेरा लाइबिलिटी जो है ये 3,75,000 से बढ़ेगा। कौन से डेट पे? ये 1 अप्रैल 2001 को, 1 अप्रैल 2001 को ये बढ़ेगा। बट ये बैलेंस शीट कब का है? ये बैलेंस शीट तो आपका जो है 31 मार्च 2003 का है। और मैंने कहा था हमने लाइबिलिटी को किस पे दिखाया? प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाया। तो हर साल इस पे क्या होगा? इंटरेस्ट चढ़ेगा ना हर साल इस पे। तो ये पहले साल आपका अनवाइंडिंग होगा डिस्काउंट का, फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे, है ना। 3,75,000 का 10% है, क्योंकि 10% से तो कर रहे हैं, तो 37,500। और ये 37,500 कहाँ जाएगा आपको पता है? ये पीएल में जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा ये। यानी 3,75,000 में 10% चढ़ा दिया मैंने, प्लस 37,500 हो गया कितना? 412500। फिर देखिए, अब ये तो मैंने फाइनेंस कॉस्ट चढ़ाया, तो मेरा ये जो आया ये बैलेंस कब का है? 31 मार्च 2002 का है। बैलेंस ही 31 मार्च 2003 का है। एक और साल का फाइनेंस कॉस्ट कितना? ये आएगा 412580। यानी कहने का मतलब ये कि एक्विजिशन डेट पे आपका लाइबिलिटी दिखाया जा रहा है 3,75,000। ये प्रेजेंट वैल्यू में दिखाएगा, क्योंकि 3 साल के बाद दिया जाएगा। अब एवरी ईयर उस पर हम लाइबिलिटी को बढ़ाएंगे ना फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे, वही तो डिस्काउंट क्या, वही तो बढ़ाएंगे हम यहाँ पर। तो फर्स्ट ईयर मैंने बढ़ाया, सेकेंड ईयर मैंने बढ़ाया, है ना। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एंटिटी को आज उसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि आज एंटिटी का फंड जा नहीं रहा है, आज एंटिटी के पास फंड है, तो वो उसको इन्वेस्ट करके कमा सकता है, इसलिए हम इसका डिस्काउंटिंग करते हैं। प्लस 41250, 453750, है ना। 453750। इन्हें कहने का मतलब है कि मेरा लाइबिलिटी जो है ना वो आज के डेट पे कितना हो गया? 453750। ये मेरा लाइबिलिटी होगा 31 मार्च 2003 को, ये मेरा लाइबिलिटी होगा। मतलब मेरा फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है ना। कितना? मैं यहां पर लिख सकता हूं, फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे कितना लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है 2 सालों में? 37,500 और 41,250, 41,51, 61 एंड 71, 78,750 टू लाइबिलिटी। इतना एग्जाम में नहीं लिखना, मैं आपको बस डिटेल में समझाने के लिए करा रहा हूं इतना कुछ। यहाँ पर आप देखिए 78,750 से मेरा लाइबिलिटी बढ़ेगा फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे। और ये कब बढ़ रहा है? ये 1 अप्रैल 2001 के बाद बढ़ रहा है, पोस्ट एक्विजिशन। मैंने 1 अप्रैल 2001 को तो यही दिखाना है, लाइबिलिटी 37,500, यही मेरा एक्विजिशन डेट का है। समझ में आया? ये जो है ना ये मेरा ये पोस्ट एक्विजिशन लॉस है मेरा, है ना। तो ये पोस्ट एक्विजिशन लॉस जो है ये पीएल में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये पीएल में जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट जाता कहां पर है? पीएल में जाता है आपका। ये मुझे समझ में आया। तो चलिए 78750 से मतलब कहने का मतलब ये तो मैंने 375 डाला और 375 को मैंने इन्वेस्टमेंट में दिखाया, क्योंकि एक्विजिशन डेट की बात है। एक्विजिशन डेट का मैंने 375 दिखाया। अब जो 2 सालों में, आने वाले 2 सालों में क्या होगा? 31 मार्च 2003 तक 2 सालों में 78.75, क्योंकि इन थाउजेंड है फिगर, इन थाउजेंड से फिगर, 000 में फिगर है ना। और 78750 डिवाइड बाय 000, अब डिवाइड बाय 1000 कर दो, 78.75 भी आएगा। और ऐसे भी आप कह सकते हो 78,750 है, तो 78.75 हुआ ना 1000। तो यहाँ पर 78.75,000। अब ये देखिए ये कहां पर इफेक्ट डालू मैं इसका? पीएल में डालूंगा मैं इसका इफेक्ट, पीएल में डालूंगा। मतलब इसका इफेक्ट ये जो इनका रिटेन अर्निंग है ना, ऑब्वियस सी बात है, हम पीएल तो बना ही नहीं रहे, रिटेन अर्निंग में सारा कुछ होगा। ये पेरेंट का नुकसान है, सब्सिडरी का नुकसान है। और ये बात मुझे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये पेरेंट ने परचेज कंसिडरेशन दिया, इसका एनसीआई से कोई ताल्लुकात नहीं, एनसीआई से कोई लेना देना नहीं। आप ये मत बोलना कि सर इसका बंटवारा करो, पेरेंट और एनसीआई में कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां पर पेरेंट दे रहा है, एनसीआई अपने खरीदा अपने दे रहा होगा। मैंने पीसी दिया है 80% के लिए, पीसी दिया है। तो ये जो पीसी दिया जा रहा है ना, ये पीसी जो दिया जा रहा है ये 80% के लिए दिया जा रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का काम है। तो यहां पर ये लाइबिलिटी भी सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? पेरेंट का होगा। तो 78.75 यहां पर माइनस हो जाएगा, मैंने माइनस कर दिया। तो मतलब मैंने यहां पर देखिए ना कितना कुछ समझा दिया। एक बार समझ जाओगे बाद में क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, देखिए 2 बात करना आपको।
पीसी निकाल लिया मैंने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को 360 से बढ़ाना है, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम को 200 और 160 से बढ़ाना है, बात खत्म। लाइबिलिटी मेरा इन्वेस्टमेंट 375 से बढ़ेगा, लाइबिलिटी जो आया मेरा पीसी के नाम पे, और मेरा लाइबिलिटी नॉन करेंट लाइबिलिटी 375 से बढ़ेगा। अब 2 सालों में मेरा फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे जो लाइबिलिटी बढ़ेगा 78.75, ये मेरा रिटेन अर्निंग से इफेक्ट होगा, वो भी पेरेंट का रिटेन अर्निंग से। ये ध्यान में रखिए, ये पेरेंट का रिटेन अर्निंग में जाएगा ये। और पेरेंट का रिटेन अर्निंग का कोई बंटवारा नहीं होता, सब्सिडरी का रिटेन अर्निंग का जो भी बंटवारा होना होता है वो बंटवारा होता है हमारा। चलिए, इसका कोई काम नहीं है, मैंने सारा डिटेल्स लिख दिया। तो क्या मैंने पीसी का सारा राम कहानी सब कुछ लिख दिया? जी हाँ, मैंने सारा कहानी लिख दिया पीसी का, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। पीसी मैंने निकाल भी लिया। अब दूसरा मेरा काम क्या पता, दूसरा मेरा वर्किंग नोट हम निकालेंगे अभी। क्या कैलकुलेशन ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स करेंगे एट एक्विजिशन डेट। ठीक है, उल्टा ऊपर किया हुआ है पर फिर भी वापस से कर रहा हूं मैं। शेयर कैपिटल था 5 यूनिट, रिजर्व में था 125, और इंक्रीज हुआ था इन फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट 2 लाख से, यानी 200, यानी कितना आ गया 825 आ गया, है ना। 825 का आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ, कैलकुलेशन कर सकता हूँ गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व का, क्योंकि मेरा ये एक्विजिशन डेट का है। ये ध्यान में रखिए, एक्विजिशन डेट का मुझे पता चल गया आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितना है। अब आप बोलोगे ऑब्वियसली बात है, ये जो 825 है इसमें 20% तो एनसीआई का है ना। आप पता है कैसे करते हैं, आप बोलते कि ऐसा कर लीजिए, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स 825 है, इसमें आप एनसीआई को माइनस कर दीजिए एट द रेट ऑफ 20%, है ना। क्योंकि एनसीआई कहा कि 25 पर 20% का, तो आप 82 164, 82 164 और है ना आपका 165 आएगा, है ना। आप बोलते ये माइनस करो, जो बैलेंस आएगा उसमें पीसी दिखा दो, एंड फिर आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, वो तो तब होगा ना जब एनसीआई को प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड में करो। आपको हमेशा क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, हमेशा हमेशा क्वेश्चन में आप चेक कीजिएगा कि एनसीआई को फेयर वैल्यू में करने को बोला है कि एनसीआई, अगर कुछ नहीं बोला तो एनसीआई प्रोपोर्शनेट, अगर क्वेश्चन मेंशन करेगा तो आपको तो उसके हिसाब से करना है। तो ये पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट है। देखिए यहां पर क्या लिखा होगा, द ए लिमिटेड ग्रुप values the non-controlling interest using the fair value method at the date of acquisition, यानी बता दिया fair value method, है ना। और at the date of acquisition fair value बता दिया 3,80,000 है, यानी acquisition date fair value of NCI कितना है 3,80,000 है। तो मुझे यहां पर अब क्या करना है पता है, ये मैं माइनस नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैं माइनस करता तो आपका गलत आ जाता। आप बोलते कि सर 8825 टोटल नेट एसेट्स है, फेयर वैल्यू टोटल नेट एसेट्स है ना। आप बोलते इसका 20% जो है 165 ले लीजिए, नहीं गलत हो जाएगा। आपको एनसीआई यहां पर लेना है एट फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू इन्होंने कितना दिया, हमें कितना 3,80,000, तो ये वाला हम लेंगे। यहां पर आप गलती मत करिएगा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पर आप गलती मत करिएगा, क्योंकि देखिए हड़बड़ी में ये सब गलती कर जाओगे। क्योंकि आपको याद रहेगा, हाँ हमने पहला क्वेश्चन किया था, वहां पर ऐसे बंटवारा होता था, ऐसे करते थे। अरे वो बंटवारा ठीक है, वो भी गलत नहीं है, बस आपको देखना पड़ेगा एनसीआर फेयर वैल्यू की प्रोपोर्शनेट है। तो यहाँ पर आप देखिए 380 अगर मैं माइनस करूं तो 425 445 आएगा। देखिए तो मेरा 825 का आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है, जिसमें से 380 का तो हक एनसीआई वालों का है, मेरे हक में बचेगा 445। इसके लिए मैं पीसी कितना दे रहा हूं, मैं पीसी दे रहा हूं कितना 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 1735 का पीसी दे रहा हूं। अरे बाप रे, इतना पीसी दे रहा हूं मैं, तो मतलब गुडविल तो फोड़ के आएगा, गुडविल आएगा एक्विजिशन डेट पे कितना 4 के 1290 का गुडविल आ गया आपका, 1290 का गुडविल आ गया। यही गुडविल 1290 का कहां दिखेगा, बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा। एग्री? तो आप बोलोगे सर ठीक है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो बैलेंस शीट बनाओगे तो गुडविल दिखा दियो 1290 का, परफेक्ट। और ये गुडविल कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट वगैरह का कट किया है, क्योंकि देखिए ये हमने तीनों ले लिया, इन्वेस्टमेंट तीनों काट दिया, ये तीनों मिला के कितना होता है 1735 होता है ना। देखिए 1000 360 और 375, और हमने प्री एक्विजिशन वाला शेयर तो ले लिया,
तो अब देखिए यहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1000, यहां पर लिख भी दे रहा हूं मैं 1000 प्लस 360 प्लस 375 मिला के 1735 आया ना। और आपने आइडेंटिफाइबल नेट एसेट जो लिया एक्विजिशन डेट का था, एक्विजिशन डेट का क्या था 500, 125 था और 200 का आपका प्लांट बढ़ा था, तो इससे हमारा आया था। तो ये सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां तक तो मुझे नहीं नजर आई है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। तो गुडविल हमारा आ चुका है, पर 1735 के हिसाब से हमारा गुडविल कितना आएगा 1290 का गुडविल आएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, गुडविल पे डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं होता। गुडविल अगर कोई इंपायरमेंट का बात नहीं करता तो गुडविल आज भी वही रहता, क्योंकि गुडविल में बदलाव नहीं आता और सबसेक्वेंट का इफेक्ट हम कभी भी गुडविल में नहीं दिखाते। एग्री करता हूं, सारी चीजें एग्री करता हूं, और पुराने सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो बाद में भी गुडविल यही आता, यही आता। बस एक ही केस में गुडविल कभी बढ़ नहीं सकता, गुडविल कम होगा, वो कब इंपायरमेंट होने पर, क्योंकि हर साल इसका इंपायरमेंट टेस्टिंग होगा। इंडेक्स 36 में हमने पढ़ा था, गुडविल जो एक्वायर होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन में उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होता है, एवरी ईयर उसका इंपायरमेंट टेस्टिंग होता है, हमें इंडिकेशन ऑफ इंपायरमेंट भी नहीं देखना होता है, तो इसका इंपायरमेंट टेस्टिंग होगा, है ना। तो इसका इंपायरमेंट टेस्टिंग होगा, और ये हमें बता दिया क्वेश्चन है कि गुडविल जो है वो इंपायरमेंट हुआ टिल डेट तक, गुडविल आपका इंपायरमेंट हुआ 2,58,000 से गुडविल इंपायर हुआ। अब मेरी बात सुनिए, एक्विजिशन डेट के बाद गुडविल को इंपायर करोगे तो रिटेन अर्निंग यानी पीएल को इफेक्ट जाएगा। गुडविल अगर इंपायरमेंट होता है, इंपायरमेंट जो भी होता है इंडेक्स 36 के हिसाब से इंपायरमेंट का इफेक्ट कहां दिखाते हैं, पीएल में दिखाते हैं, तो इसका भी इंपायरमेंट का इफेक्ट कहां जाएगा, पीएल में। यानी ये जो आपका बैलेंस शीट में 1290 होगा, इस पे आप 2,58,000 माइनस करोगे, 2,58,000 माइनस करोगे, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट पता है कहां दिखाओगे, ये किसका गुडविल है, ये मेरा गुडविल है ना, ये मेरा गुडविल है यहां पर। तो यहां पर इस गुडविल का इफेक्ट है जो है मैं क्या करूंगा यहां पर पीएल में दिखाऊंगा। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं, यहां पर एक मुश्किल वाली बात मैं आपको समझा देता हूं कि क्या मुश्किल वाली बात है। देखिए यहां पर हमने एनसीआई को मेजर किया एट फेयर वैल्यू। अगर हम एनसीआई को मेजर कर रहे हैं एट फेयर वैल्यू, डेट मीन्स व्हाट, मैंने आपको पहले समझाया था कि जो आपका गुडविल होता है पूरा उभर के आता है, और उस गुडविल में एनसीआई का भी हक रहता है, उस गुडविल के अंदर क्या रहता है, एनसीआई का भी हक रहता है। तो आप मेरी बात को समझिए, अगर उस गुडविल में एनसीआई का भी हक रहता है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्या गुडविल पे, गुडविल का कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट एनसीआई में भी बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जी हाँ होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब साफ इतना है कि अगर ये गुडविल हमारा निकल के आता और जहां पर हम एनसीआई को प्रोपोर्शनेट मेथड से लेते हैं, अगर मैं एनसीआई को प्रोपोर्शनेट मेथड से लेता, मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू में नहीं लेता, तो जो भी गुडविल मेरा होता वो मेरा पार्शियल गुडविल होता है। ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो 5 घंटे का मेरे कंसोलिडेशन प्रोसीड्यूर वाला वीडियो है वहां पर मैंने क्लैरिटी दी है, पार्शियल गुडविल फुल गुडविल। पार्शियल गुडविल यानी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का गुडविल हो, क्यों, क्योंकि एनसीआई को तो प्रोपोर्शनेट में मेजर किया गया, एनसीआई का तो गुडविल आया ही नहीं। लेकिन अगर हम फुल गुडविल यानी एनसीआई को जब हम फेयर वैल्यू में मेजर करते तो एनसीआई का भी नेट एसेट से ज्यादा वैल्यू दिखाया हुआ है, यानी एनसीआई का भी गुडविल आता है हमारे गुडविल के अंदर। यानी ये फुल गुडविल है, ये जो गुडविल आया ये कौन सा है, ये आपका फुल गुडविल है। और फुल गुडविल का मतलब इसमें एनसीआई का भी गुडविल है और इसमें पेरेंट का भी गुडविल है। ये आपको लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो वहां पर आपको क्लियर होगा, अच्छे से समझाया मैंने वहां पर। तो यहां पर आप मेरी बात समझिए, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट है जाएगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑब्वियसली बात है किसका में जाएगा, दोनों का में जाएगा, पेरेंट और एनसीआई दोनों का में जाएगा। तो हम क्या करेंगे बाद में जब हम हिसाब करेंगे तो गुडविल का कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट हम डाल देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो टोटल आपका 258 से पिटने वाला है, 258 से पिटने वाला, जिसका दोनों का इफेक्ट जाएगा, एनसीए वगैरह दोनों में जाएगा, वो हम लास्ट में कर लेंगे। यानी गुडविल का इंपायरमेंट में यहां पर एक बार छोड़ रहा हूं, ये मैं लास्ट में हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें देखना चाहिए कि कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व वगैरह क्या है, ये हमें देख लेना चाहिए। तो ये देखने में कोई टेंशन वाली बात नहीं, पर इसे देखने से पहले मैं एक चीज आपको कराना चाहता हूं, पता है क्या, मैं आपको प्लांट का हिसाब कराना चाहता हूं, क्योंकि प्लांट में एक लाइन लिखा हुआ है, देखिए ना, इसका लाइफ है 5 ईयर्स का, तो यहां पर डेप्रिसिएशन की बातें होगी। मैं आपको एक हिसाब कराना चाहता हूं, देखिए ये हो गया 1 अप्रैल 2001 एंड ये हो गया 31 मार्च 2003, 2 साल का बाद का बैलेंस शीट हमारा। 1 अप्रैल 2001 को जो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था सो था, जो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था सो था, वो था, कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पर। लेकिन एक्विजिशन डेट पे हमने प्लांट को कितने से बढ़ाया, 2 लाख से बढ़ाया। इन यहां पर प्लांट इंक्रीज हुआ कितने से, बाय रुपीज 2 लाख से। और ये 2 लाख रुपीज जो प्लांट इंक्रीज हुआ इसका भी तो इफेक्ट हमने डाल ही देता आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स के अंदर। यानी एक्विजिशन डेट पे क्या होगा, प्लांट 2 लाख से बढ़ा और हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 2 लाख से बढ़ा। एग्री कर दो, क्योंकि यहां पर आपका 2 इफेक्ट गया था, है ना। अब देखिए 2 सालों में डेप्रिसिएशन भी देखिए, जो पुराना प्लांट का वैल्यू है कैरिंग अमाउंट का, उस पर तो उन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया होगा,
ऑब्वियसली बात है 31 मार्च का बैलेंस शीट है, यानी इन्होंने तो इस इंक्रीमेंट को कंसीडर ही नहीं किया 2 लाख का, क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी भी फेयर वैल्यू नहीं लेते हैं। वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने हिसाब से बनाएंगे, पुराना जैसे चलते आ रहा। हम जब कौनसो बनाएंगे तो कौनसो बनाते समय एक्विजिशन डेट का फेयर वैल्यू लेंगे और उस पर आगे जाकर डेप्रिसिएशन करेंगे। तो यहां पर एक्विजिशन डेट पे जो भी आपका प्लांट का वैल्यू है उसको 2 लाख से ज्यादा दिखाएगा, 2 लाख से ज्यादा ही दिखाएगा। अब आगे जाके फर्दर इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन लगना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा तो उस इंक्रीमेंट में फर्दर एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा, तो कितना होगा, हम ये कहेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा 2 ईयर्स का, 2 सालों का, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2003 कितना होगा, 2 लाख रुपए से बढ़ाया है इंटू 2/5, है ना, यानी कितना आएगा 80,000 का डेप्रिसिएशन होगा। यानी हमें पता चला कि 2 लाख का जो प्लान था उस पे 80,000 का डेप्रिसिएशन हमें करना पड़ेगा, और आपका वैल्यू यहां पर आएगा कितना 1,20,000 से। अब मुझे बताइए ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है 80,000 का, ये आपका प्री एक्विजिशन में जाएगा कि पोस्ट एक्विजिशन में जाएगा। मेरी बात सुनिए, 1 अप्रैल 2001 को आपने बिजनेस एक्वायर किया, 1 अप्रैल 2001 के बाद जो भी घटना घटित होने वाला है वो सारा का सारा पोस्ट है। 1 अप्रैल 2001 को आपका ये बढ़ा, ये तो उसी दिन बढ़ गया, तो उस दिन तक का बढ़ा हुआ सारा प्री होगा, सारा आपका एक्विजिशन रेट का होगा। उसके बाद की जो भी सब्सिक्वेंट इफेक्ट है वो तो पोस्ट एक्विजिशन है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पोस्ट एक्विजिशन लॉस है हमारा, ये हमारा क्या पोस्ट है एक्विजिशन लॉस है 80,000 रुपीज का, ये मुझे आपको समझाना था। एंड ये पोस्ट एक्विजिशन लॉस अगर आपका 80,000 का होगा तो अल्टीमेटली हमारा जो बैलेंस शीट में प्लांट बढ़ेगा 2 लाख से नहीं बढ़ेगा, 2 लाख माइनस 80,000 भी होगा 2 लाख, क्योंकि क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हमने ऑलरेडी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमने 2 लाख से बढ़ाया, है ना, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 2 लाख से बढ़ाया हमने, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंगली लैंड जो, सॉरी लैंड नहीं, प्लांट जो है यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी 2 लाख से बढ़ जाएगा। लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को 80,000 से कम करेंगे, लॉस दिखाएंगे, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी 80,000 से घट जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको यहां पर दिख रहा है, देखिए ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, इस पे देखिए 2 लाख से पहले ये बढ़ेगा, यानी 200 लिख दिया मैंने थाउजेंड्स में ना, 2 लाख से बढ़ेगा, और फिर बाद में 80,000 से माइनस भी होगा आपका ये, तो इसका अल्टीमेटली वैल्यू कितना आएगा आपका 1500 प्लस 1700 यानी 1620 आएगा इसका वैल्यू, 1620 आएगा। तो मैंने प्लांट का डबल इफेक्ट दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये भी मैंने हिसाब कर लिया, तो अभी हम क्या करेंगे पता है, कैलकुलेशन करेंगे ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, कैलकुलेशन करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का। तो यहां पर आप मेरी बात समझिए, यहां पर टोटल रिटेन अर्निंग कितना है 300 है ना, पेरेंट का शेयर कैपिटल तो पूरा का पूरा प्री था, ये तो पूरा का पूरा प्री में हमने ले लिया। अब ये 300 का रिटेन अर्निंग है टोटल, शेयर कैपिटल तो पूरा का पूरा प्री में लिया था ना, ये रहा, कहां गया ये रहा, है ना, और बाकी 125 भी प्री था। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका रिटेन अर्निंग आज का बैलेंस है, जो हमारा रिटेन अर्निंग आज का बैलेंस है कितना 300, है ना, इसमें आपका प्री एक्विजिशन शेयर कितना था प्रॉफिट का 125, क्योंकि शेयर कैपिटल तो पूरा प्री हमारा हट ही गया, जो इसमें रिजर्व भी तो 125 का पहले से था, तो 125 पहले से था, तो मतलब अभी का कितना है, अभी का कितना हुआ आपका, देखो पोस्ट एक्विजिशन कितना हुआ 175 हुआ। ये आप कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक और चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आपके दिमाग में कंफ्यूजन है। आप बोलोगे सर रिटेन अर्निंग 300 का है तो क्या हुआ, आपका साथ में लैंड भी तो प्लांट वाला भी तो बढ़ा था, तो प्लांट को अगर आप बढ़ा भी दोगे मान लो 2 लाख से, तो बाद में आपका घट भी तो जाएगा, क्योंकि वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। तो अगर आप बोलोगे प्लांट एक्विजिशन डेट की बात करो, एक्विजिशन डेट तक अगर आप 200 का बढ़ा भी दोगे, एक बार के लिए डेप्रिसिएशन को हटा दो दिमाग से, 200 से अगर आप बढ़ा भी दोगे तो ये 500 आएगा।
अब फिर आप इसमें करोगे -125 करोगे और -200 भी तो कर दोगे, क्योंकि एक्विजिशन रेट वाला 200 भी तो कर दिया, तो भी आपका 175 ही आएगा। यानी कहने का मतलब इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला आपका। और अगर किसी को समझ में नहीं है तो उसे इग्नोर करे, जो मैंने किसी किसी के दिमाग में डाउट होता तो मैंने समझा दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि रिटेन अर्निंग बैलेंस 300 है, जिसमें से 125 आपका पहले से था, तो यानी 175 पोस्ट है। और ये तो आपका, ये तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट हम अलग से दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट के रडार के बाहर है, बैलेंस शीट में तो इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो हम इसको क्यों कंसिडर करें, है ना, 200 वाले को। तो यहां पर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपका कितना है, 175 है। तो ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो 175 है, आप कहोगे सर इसमें पेरेंट का 80% होगा और एनसीआई का कितना होगा, पेरेंट का 80% होगा और एनसीआई का 20% होगा। आप ये कहोगे, मैं कहूंगा जी हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम ले लेंगे। लेकिन ये ले लेंगे हम, चाहे तो अलग से भी कर सकते, चाहे तो नेट भी कर सकते। चलिए अलग से करवा देता हूं, मैं कहूंगा 175 का 0.8, 140 और इधर 35। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने निकाली है, हम एनसीए में डाल देंगे। अब मेरी बात सुनिए जरा, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 80,000 का पोस्ट एक्विजिशन लॉस है, जो डेप्रिसिएशन हुआ 80,000 का, इससे आपका पोस्ट एक्विजिशन ही तो लॉस है आपका, तो ये 80,000 का नुकसान भी तो बटेगा पेरेंट और एनसीए में। तो 80,000 का भी नुकसान अगर हम करेंगे तो 80,000 का 20% यानी 16 इसका में घटेगा, है ना, और इधर आपका 64 इसका में घटेगा, और साथ ही साथ गुडविल भी दोनों में बटेगा, गुडविल भी दोनों में बटेगा। तो इधर मैं ऐसे करूं या फिर मैं बोलूंगा नहीं ऐसे क्यों करना है, या फिर मैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट बैलेंस शीट में भी दिखा सकता हूं। मैं कहूंगा ऐसे क्यों करना है, इस पे हम ये काम करते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। कितना, 80 का एडिशनल डेप्रिसिएशन है, अगर हम माइनस करेंगे तो ये 95 आएगा, और ये 80 जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ये कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके यहां पर देखिए 80 माइनस हो जाएगा, डबल इफेक्ट के साथ आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा 95 है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, गुडविल का इंपेयरमेंट माइनस करेंगे। देखिए मैं इसी में माइनस क्यों कर दे रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था ना गुडविल का इंपेयरमेंट का इफेक्ट दोनों में जाएगा, पेरेंट में और एनसीआई में, दोनों में जाएगा, क्योंकि यहां पर एनसीआई को हमने फेयर वैल्यू में लिया था। तो गुडविल का इंपेयरमेंट कितना हुआ था, 258 का इंपेयरमेंट हुआ था। तो ये भी आपका इंपेयरमेंट पोस्ट एक्विजिशन है, आफ्टर एक्विजिशन इंपेयरमेंट हुआ है। ये जो 258 का इंपेयरमेंट हुआ, पता है ये क्या करेगा, ये आपके गुडविल को यहां पर माइनस करेगा। अगर हम 258 से इसको माइनस कर देते तो कितना आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1290 माइनस 258, डबल इफेक्ट हो जा रहा है ना, ये 1032 आ गया। यानी ये जो गुडविल आया आपका, ये आपका 31 मार्च 2003 का आया। तो मतलब कहने का मतलब गुडविल 258 से गिरा और आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी 258 से गिरा, और इसका इफेक्ट दोनों में आएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये लॉजिक का मत भूलेगा। 95 माइनस 258, 163 नेगेटिव आ रहा है ना। तो यहां पर होल्डिंग कंपनी शेयर हम कहेंगे, एनसीआई का शेयर कहेंगे 80%, 20%, सीधा लिख देते हैं। 163 का 80% कितना होता है, 130.4, नेगेटिव में रहेगा ये। और एनसीआई का शेयर कितना, 116, 32, 32.6, ये भी आपका नेगेटिव में रहेगा। तो हमने एनसीआई का शेयर भी निकाल लिया, तो प्री एक्विजिशन वगैरह करके एनसीआई का शेयर भी निकाल लिया। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ना ऑफ एनसीआई, यानी यहां पर ये पॉइंट नंबर 4 था ना। देखिए कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई भी तो करना पड़ेगा हमें। आप बोलोगे सर इतना वर्किंग करा दिया, कोई नहीं कर लेते, आराम से हो जाए, इजी क्वेश्चन, टफ नहीं, रिवाइज भी करा दूंगा। देखिए एक्विजिशन डेट तक एनसीआई कितना था, एक्विजिशन डेट तक एनसीआई कितना था, बता सकते हो मुझे, कहा क्या, ये ना 380 था, है ना, पॉजिटिव में था। एक्विजिशन डेट तक एनसीआई 380 था आपका। अब माइनस हो जाएगा इस पे, हालांकि प्लस करते, प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर हम लिखते हैं, कितना मिला, 32.6 मिला, यानी 347.4 आएगा, है ना। 347.4 आपका एनसीआई का बैलेंस भी आ गया। तो चलिए ना, एनसीआई का बैलेंस भी हमने निकाल लिया, एंड अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं। अब मैं बैलेंस शीट आपको बनाऊंगा तो मैं आपको सारी चीजें आराम से समझा दूंगा, कितनी सारी चीजें तो हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे यहाँ पर, एंड कुछ कुछ जगह पे जो हमने डिटेल्स डेटा निकाला उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आराम से मैनेज है क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखिए सबका डबल इफेक्ट आ चुका आपका,
तो यहाँ पर आपको मैं फिर से पोस्ट एक्विजिशन में बता देता हूँ 175 का इफेक्ट आना चाहिए था। ये 175 आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जुड़ना चाहिए था अगर आप बोलते प्लेन भाषा में, लेकिन ये 175 नहीं जोड़ेंगे इसमें, तो 80 माइनस करे उस 80 का कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा आपके पीपी में, और ये 258 का कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट आपके गुडविल को कम करेगा, है ना। तो यानी इतना आपका आ रहा है, और ये जो आ रहा है ये पूरा हम क्यों भुगते हैं, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता तो हमारा थोड़ी ना होता, कुछ हमारा होगा कुछ एनसीए वालों का होगा। तो एनसीए वालों का पहले से एक्विजिशन डेट पे तो है ही हमारा, दिख ही रहा है, 380 एनसीए है एक्विजिशन डेट तक, और एक्विजिशन डेट के बाद उनको इतना घाटा हुआ, तो इनका एक्विजिशन डेट के बाद यानी 31 मार्च को इनका एनसीए बैलेंस इतना होगा, बस बात खत्म। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाएंगे, चलिए। तो यहाँ पर बैलेंस शीट जो बनाएंगे मैं नाम लिखता हूँ पहले। तो सबसे पहले एसेट्स लिखते हैं, एसेट्स में आप है ना, अब ध्यान रखिएगा शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाएगा। एंड इतना सारा हमने बैलेंस शीट बनाया तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुका होगा। पहले नॉन करेंट एसेट्स लिखते हैं। नॉन करेंट एसेट्स में जबकि यहाँ पर गुडविल है तो सबसे पहले हम गुडविल लिख देंगे, है ना, गुडविल ऊपर रखेंगे। अब गुडविल एकदम टॉप में रखिएगा। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने लिख लिया। पहले नाम लिख लेता हूं, देखिए इन्वेस्टमेंट तो कट जाएगा, आएगा नहीं। फिर करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, रिसीबल से कैश है, तो नॉन करेंट एसेट्स फिर करेंट एसेट्स। सही चल रहा है ना सारा चीज। पहले लिखा मैंने इन्वेंट्रीज, और फाइनेंशियल एसेट लिखिएगा नाम, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट के अंदर आता है ट्रेड रिसीबल्स, और क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं हम शेड्यूल 3 के हिसाब से। कैश एंड बैंक मत लिखिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखिएगा। चलिए फिर इक्विटी में आ जाएगा। इक्विटी में शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग वगैरह है, तो इक्विटी में हम ऐसे लिखेंगे। पहले तुम इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे इसके अंदर इक्विटी में हम लिखेंगे पहले शेयर कैपिटल, और फिर अदर इक्विटी लिखेंगे। अदर इक्विटी का डिस्क्रिप्शन आप नीचे भी दिखा सकते हो, पर आईसीए बहुत सारी जगह में इसे यही दिखा देता है इसका बाइफर्केशन। अब यहाँ पर भी दिखाई चलेगा, इस क्वेश्चन में भी आईसीए ने दिखाया यही बाइफर्केशन। अदर इक्विटी में एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बन रहा था, मैंने आपको पहले दिखाया था, बैलेंस शीट में भी लिखा हुआ है, देखिए मैंने बैलेंस शीट में लिख रखा है। ये देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम और रिटेन अर्निंग है। और फिर बाद में क्या आएगा पता है, एनसीआई मत भूलिएगा, एनसीआई है ना। फिर आएगा आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी इन्होंने डायरेक्ट लिखा है तो हम भी डायरेक्ट लिखेंगे, इन्होंने इसके अंदर का डिटेल नहीं दिया। करंट लाइबिलिटी भी डायरेक्ट लिखा, देखिए बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या है, लोन है वगैरह कुछ नहीं दिया, इन्होंने सीधा ऐसे लिखा, तो मैं भी ऐसे लिखूंगा। अब देखिए मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा मैं। तो देखिए गुडविल क्या मेरा निकाला हुआ है, जी हाँ गुडविल मैंने निकाला था एक्विजिशन डेट पे 1290 और 258 का इंपायरमेंट हो रहा था। तो 258 का इंपायरमेंट माइनस करके हमारा यहाँ पर आएगा 1032, हमने गुडविल निकाल लिया। अब देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर हम बात करेंगे 5500 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा है, पूरा का पूरा ही आएगा पेरेंट का, है ना। और उनका जो है उनका हम 15 रेट लेंगे, पर 15 रेट में इनका 200 पहले प्लस हुआ था एप्रिसिएशन का, क्योंकि उनके सारे फिगर्स तो फेयर वैल्यू में आते हैं, तो उनका सारा प्लस हुआ था, तो 200 प्लस हुआ और 80 आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन हुआ, तो हम एक साथ ऐसे लिखेंगे 1500 में 200 उनका प्लस हुआ माइनस 80 हुआ, तो ये आपका आ जाएगा ना 1620, यानी 7120, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। फिर करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री हमारा उनका जुड़ जाएगा, बस बात खत्म, 550 और 100 हमारा उनका जुड़ गया। यानी कितना आ गया, 650 आ गया, क्लियर है। और फिर रिसीवर्स भी जुड़ जाएगा हमारा उनका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी जुड़ जाएगा 400 200 200 250, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं।
ये आ गया 600 और ये 250 आ गया। तो यहाँ पर तो ये खत्म कहानी है, तो बस टोटल करना है। अब देखिए इक्विटी में शेयर कैपिटल मैंने बैलेंस शीट में पहले से ठीक किया हुआ है। शेयर कैपिटल 20 लाख प्लस 2 लाख हुआ था ना, जो नया शेयर इशू किया था, 2000 प्लस 200 हो गया, यानी 2200 आ गया। और सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको याद होगा 160 का हमको ने दिखाया था, क्योंकि 200 और 160 360 हो रहा था, ये 160 आएगा। रिटेन अर्निंग्स में हमें हिसाब करना है पूरा। रिटेन अर्निंग्स देखिए हम इसका वर्किंग भी बता देंगे। हमारा 1400 का रिटेन अर्निंग था, जिसमें हमारा 78.75 कम हो रहा था क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से। तो 1400 में हमारे 1400 में 78.75 माइनस हो रहा था, ये हमारा माइनस हो रहा था। अब उनका बात करेंगे, उनके में हमें क्या मिला, उनके में हमें हक मिला क्या, उसका हमने बंटवारा किया, वही देखिए उनके में हमें कितना 130.4 का मिला है, वो भी नेगेटिव। अच्छा ये पहले का, ये देखिए आपका ये प्लस होता पर माइनस हो रहा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव मिला आपको शेयर जो मिला है ना। तो कहने का मतलब कुछ नहीं, रिटेन अर्निंग हमारा 1400 था एंड लाइबिलिटी बढ़ने की वजह से हमारा घाटा हुआ, और उनके से हमें शेयर कितना मिला 130.4 का मिला, बस बात खत्म। एनसीआई हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, एनसीआई एक्विजिशन डेट पे 380 था, -32.4 का हिस्सा आया था, 347.4 हो गया आपका, है ना। और ये वाला 1400 -78.75 -130.4 1190.85। नॉन करेंट लाइबिलिटी देखिए, नॉन करेंट लाइबिलिटी में मैंने हिसाब रखा हुआ है 3000 और प्लस 375 प्लस 78.75, 375 ये आपका एक्विजिशन डेट पे लाइबिलिटी बढ़ा था, फिर फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे 78.75 भी हमारा लाइबिलिटी बढ़ा था, है ना। और फिर प्लस उनका वाला, उनका लाइबिलिटी जो हमने लिया 400 का, यानी कितना आ गया 3375 प्लस 78.75 3453.75, ये रहा। फिर करंट लाइबिलिटी भी टोटल करेंगे, बस बात करता 1250650। मैं रिवाइज करा दूंगा एक बार, तब इजी लगेगा ये। 1900 आ गया हमारा, है ना। अब हम टोटल कर लेते हैं, 1700 120 1700 770, अच्छा क्या कर रहा हूँ मैं, 7000 8000 8120 8770 और 9370 9500 9620 एंड 9652 आ रहा है, ये आया। इधर देख लेते 2200 23 क्या कर रहा हूँ 2360 334260 एंड फिर करना पड़ेगा, चलो 2360 आया प्लस 1900 10.4 1 पक्का मैच करेगा, 3453 क्योंकि डबल इफेक्ट देते जा रहे हैं ना, मैच करेगा ही। 9252 आया, क्या छूटा, 400 को छूटा लग रहा है। यहाँ पर गड़बड़ लिखा है कुछ, ये देखिए। अब आ जाएगा 3375 प्लस 78.75 प्लस 400 करना भूल गए थे हम, 3853.75 आएगा। और 400 का फर्क आ रहा था, ठीक है 9652 आ जाएगा आपका। तो बैलेंस शीट हमारा मैच हो गया यहाँ पर दोनों साइड से। और एक बार रिवाइज कराऊंगा, बस एक बार मैं आईसी का आंसर से एक बार देख लेता हूँ मैं। 3B है, नहीं ये रहा 2200 1190.85 आया था हमारा, 160 आया था, एनसीआर इतना आया था, ये आया था 2353.75 आया था क्या,
अच्छा 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 अच्छा, एक चीज़ छोटा सा हमने कुछ मिस्टेक किया लगता है, बता रहा हूँ क्यों किया हमने। हाँ, चलिए एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दिया, क्योंकि आज से आपका 1 साल बाद ही पैसे देने हैं, तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, ये वाला अब आपका करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। समझ रहे हो? ये मैंने गलती कर दिया था। गलती नहीं किया, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, वो हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ हम ध्यान नहीं देते ना, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटी इनिशियली था वो। आई एग्री, इनिशियली वो नॉन करंट लाइबिलिटी था, पर बाद में वो करंट लाइबिलिटी बन गया। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2001 को वादा किया था कि 3 साल बाद 5 लाख रुपीज देंगे। 2 साल बीत चुका है, अब तो 12 मंथ्स के अंदर ड्यू है, तो 12 मंथ्स के अंदर ड्यू है, मतलब ये यहाँ पर बदल जाएगा, ये आपका 3400 हो जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये करंट बन गया अब। एंड 1900 प्लस 375 प्लस 78.75, 2353.75। चलिए परफेक्ट है, डेट मीन्स हमारा बैलेंस शीट यहाँ पर मैच हो गया। अब मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ आपको करना क्या। देखिए एकदम सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन का सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना है। तो जैसे हमें पता है परचेज कंसिडरेशन हमारा क्या होगा, कैश 10 लाख दिया, शेयर 3,60,000 का टोटल दिया, लाइबिलिटी 3,75,000 का इनिशियली था हमारा। तो पीसी हमारा निकल के आ गया एक्विजिशन डेट में, यानी वही पीसी होता हमारा, पीसी हमारा निकल के आ गया। इन दोनों का इफेक्ट बैलेंस शीट में दिया हुआ नहीं है, तो बैलेंस शीट में इन दोनों का इफेक्ट मैंने बढ़ाया, 360 और 375 मैंने बढ़ा दिया। अब ये 360 कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल 200 से बढ़ेगा, 160 से सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ेगा, बात खत्म। और दूसरा 375 जो ये आपका नॉन करंट लाइबिलिटी में बढ़ाओगे लास्ट में, हालांकि वो करंट लाइबिलिटी हो जाएगा, पहले नॉन करंट लाइबिलिटी में बढ़ाओगे। चलिए तो ये हमने करा। अब शुरुआत से करंट में रख सकते हो, क्योंकि आप बैलेंस शीट तो 31 मार्च 2003 का बना रहे हो, तो यहां पर ये कर दिया हमने। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कर सकते हैं, हम ये कह देंगे कि चलो ठीक है, इसका इफेक्ट हमने बैलेंस शीट में डाल दिया। अब हम कहेंगे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितना हमारा, हम कहेंगे शेयर कैपिटल ओपनिंग इतनी का, जो कि पूरा का पूरा प्री है। रिजर्व ओपनिंग आपका 1 अप्रैल को बैलेंस में दिया हुआ है 125, और आपका फेयर वैल्यू प्लांट इतने से बढ़ा है, तो ये आपका जो 200 ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंगली पीपीई को बढ़ाएगा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बढ़ा रहा है, पीपीई को बढ़ाएगा कॉरेस्पॉन्डिंगली। 825 का नेट एसेट्स है। अब एनसीआई फेयर वैल्यू में दिया हुआ है, तो एनसीआई फेयर वैल्यू में माइनस करेंगे, पीसी हमने कितना दिया देखेंगे, तो गुडविल हमारा 1290 का गुडविल हमारा आ रहा है यहाँ पर। अब ध्यान रखिएगा, ये जो इंपेयरमेंट है ये बाद में हम देख लेंगे, तो गुडविल हमारा इतना आया। फिर हम क्या कहेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना बचा, 300 में से 125 गया, यानी 175 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बचा आपका। तो ये 175 का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो बचा, हम सीधा भी बैलेंस शीट में डाल सकते थे, फिर हमें इनका इफेक्ट अलग से दिखाना होता। लेकिन अब इनका भी साथ साथ दिखाना, हम कह रहे हैं डेप्रिसिएशन 80 का हुआ, ये सीधा सीधी अब डायरेक्टली चले जाना, यहां पर माइनस करना और वहां पर भी कर देना माइनस, कहां पर, पीपी में, ये हमने माइनस किया। गुडविल एम्पायरमेंट यहां माइनस होगा, और साथ ही साथ कहां होगा, गुडविल में, गुडविल इंपेयरमेंट यहां माइनस किया और गुडविल में माइनस कर दिया हमने। और ये करने पर यह अब इसको बंटवारा कर देंगे 80:20 में, ये हमारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में ये माइनस हो जाएगा, और एनसीए का शेयर में ही माइनस हो जाएगा। एनसीए का मैंने कैलकुलेशन दिखा दिया, और अब मैं एक और वर्किंग नहीं दिखाने से भी चलता, मैं दिखा देता हूं। कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स, अब दिखाना चाहो तो ये भी दिखा सकते हो। यहाँ पर हम कहेंगे पेरेंट का बैलेंस कितना है पहले का, यानी ए लिमिटेड जो पेरेंट है उसका बैलेंस कितना है, 14 रेट है ना, ये है। अब क्या होगा, माइनस अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन लाइबिलिटी 78.75, ये माइनस हो जाएगा आपका, और साथ ही साथ प्लस पोस्ट एक्विजिशन जो शेयर आपको मिला है ना, कितना मिला 130.4, ये भी माइनस पे मिला, प्लस लिखा पर माइनस पे, लॉस है ना, फायदा नहीं हुआ, लॉस हुआ। वही 1400 माइनस 78.75, माइनस 130.4, 1190.85। जब चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकते हो। तो देखिए वर्किंग भी बन गया हमारे यहाँ पर। तो मैंने कोशिश ये किया, देखिए मैं बिना वर्किंग के भी सीधा बैलेंस शीट से बना सकता था, जैसे मैंने बहुत सारा बनाया, पर मैंने यहाँ पर कोशिश किया कि नहीं, मैं वर्किंग के साथ आपको बनाऊं, ताकि आपको समझ में बस कुछ नहीं, पीसी निकालना होता हमेशा, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, उसके बाद गुडविल निकाल लेते हैं, फिर पोस्ट कम देख लेते कितना प्रॉफिट है जो बंटवारा होना है, और बाद में फिर आपका एनसीआई निकाल लिया, रिटर्न अर्निंग का हमने बैलेंस बता दिया।
सो आई थिंक आप आराम से इस क्वेश्चन को मैनेज कर लोगे एंड ये क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट होता है, डन होता है, और आपको भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से फिर ये सारा करने के बाद आप बैलेंस शीट आराम से बना सकते हो, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए